नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन के 8वें प्रैक्टिस सेट के बारे में। इसके पहले हम 7 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं, उनको जाकर आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एमपीटेट वर्ग 3 पर्यावरण अध्ययन के नाम से प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उसमें तमाम वीडियो पड़े हुए हैं, उनको जाकर आप जरूर देखें। प्रत्येक सेट में हम टॉप इंपोर्टेंट 30 प्रश्नों पर बात करते हैं जिनके एग्जाम में आने की संभावना है, और प्रश्न से संबंधित जो भी चीजें आपकी एग्जाम में आ सकती हैं उनके बारे में भी यहाँ पर हम बात करते हैं। इसके साथ साथ वर्ग 3 से संबंधित जितने भी आपके इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे उनको मैंने एप्लीकेशन पर शेयर करा दिया है। आप लोग संदीपन एकेडमी हटा के नाम से प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल में आपको नोट्स मिलते जाएंगे, धीरे धीरे करके नोट्स वहाँ पर अपडेट होते जाएंगे, तो उनको आप जरूर देखें। उनसे भी काफ़ी हद तक एग्जाम में आपकी हेल्प मिलेगी। वहाँ पर सिर्फ आपको सिलेक्टेड नोट्स मिलेंगे जो एग्जाम में ज़्यादा बार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको जाकर आप जरूर देखें क्योंकि 100% वहां से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो चलिए आज के 30 प्रश्नों पर हम बात करते हैं। मेरे साथ साथ आप भी टेस्ट को लगाएं। 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं आप कमेंट में जरूर बताएं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1974 में, 2000 में, 1981 या फिर 1996 में? तो इसका सही आंसर क्या है? वायु प्रदूषण का अधिनियम जो है ये कब आपका बनाया गया था? 1981 में। सी वाला आंसर इसका सही होगा। इसके बारे में कुछ और चीजें आप ध्यान रखें। वायु प्रदूषण सुरक्षा नियंत्रण अधिनियम 1981 भारत में वायु प्रदूषण पर रोक के लिए भारतीय संसद का एक अधिनियम है। इस कानून में 1987 में संशोधन किया गया था। यह वायु प्रदूषण से मुक्ति के लिए भारत सरकार द्वारा पहला प्रयास था, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसमें संशोधन कब किया गया था? 1987 में। तो इस पर भी आपका प्रश्न बन जाता है। अधिनियम कब आया था आपका? 1981 में। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, नागोया प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त से, जैव विविधता से, फार्मास्यूटिकल उद्योग से या फिर ग्लोबल वार्मिंग से? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये प्रोटोकॉल किससे आपका संबंधित है? जैव विविधता से। अब इसके बारे में कुछ और चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 29 अक्टूबर 2010 को जैव विविधता पर सम्मेलन के 193 पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले 18,000 प्रतिभागियों और उनके साझेदारों ने ऐतिहासिक निर्णय लेकर नागोया जैव विविधता शिखर सम्मेलन का समापन किया, जिसमें राष्ट्रों के समुदाय को जलवायु परिवर्तन के कारण जैव विविधता की निरंतर हानि की अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करने में सहायता मिलेगी। तो इन सब बातों को भी आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, नासा के इंजेन्युटी मार्स हेलीकॉप्टर जो समाचारों में रहा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इंजेन्युटी मार्स हेलीकॉप्टर है, ये किस प्रकार का हेलीकॉप्टर था या फिर इसका उद्देश्य क्या था? मंगल ग्रह पर भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण करना, मंगल ग्रह पर प्रायोगिक उड़ान का परीक्षण करना, विश्लेषण के लिए मिट्टी के नमूने एकत्र करना, मंगल ग्रह पर प्राचीन जीवन के संकेतों की खोज करना? तो इसका सही आंसर क्या है? मंगल ग्रह पर प्रायोगिक उड़ान का परीक्षण करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके बारे में कुछ और चीजें आप ध्यान रखेंगे। एक तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि ये किसका मिशन था? नासा का। इसके बारे में यहाँ पर कुछ और जानकारी आपको दी गई है। नासा ने मंगल ग्रह पर अपने इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर से सफलतापूर्वक संपर्क स्थापित कर लिया है। परसिवरेंस रोवर पर लॉन्च किए गए इंजेन्युटी ने 19 अप्रैल 2021 को इतिहास रच दिया, क्योंकि यह किसी दूसरे ग्रह पर संचालित नियंत्रित उड़ान हासिल करने वाला पहला विमान था। 19 अप्रैल 2021 को इस हेलीकॉप्टर ने इतिहास रच दिया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, शरीर का तापमान मापने के लिए थर्मामीटर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑक्सीजन का, सिलिकॉन का, पारा का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या है आपका? पारे का उपयोग इसमें किया जाता है। इसके बारे में कुछ और चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है। तो इस पर भी कई बार आपका प्रश्न बनता है कि कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होती है? तो कौन सी धातु होती है आपकी? पारा। पारे का एक क्वथनांक होता है, इसलिए यह उच्च तापमान को मापने के लिए उपयुक्त है। इसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है क्योंकि इसका विस्तार गुणांक अधिक होता है। तो इन सब बातों का भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका। गिर राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या फिर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका सही आंसर क्या है आपका? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये सबसे पुराना है। इसके बारे में कुछ और चीजें आप ध्यान रखेंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है। इसे 1936 में ब्रिटिश राज्य के दौरान स्थापित किया गया था और इसका नाम विलियम मेल्कन हेली के नाम पर हेली नेशनल पार्क रखा गया था। बाद में 1957 में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट की याद में रखा गया है। तो जिम कॉर्बेट इसका बाद में नाम किया गया 1957 में। पहले इसका नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इस पर भी आपका क्वेश्चन बन जाता है।
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला में पहले ट्रैफिक स्तर है? शाकाहारी, मांसाहारी, हरे पौधे या फिर ऊपर के सभी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ट्रैफिक स्तर पहले वाले की बात की गई, पहला ट्रैफिक स्तर कौन है? तो हरे पौधे आपके क्या होते हैं? पहला ट्रैफिक स्तर होते हैं। इसके बारे में कुछ और चीजें आप ध्यान रखें। खाद्य श्रृंखला एक ही प्रत्यक्ष मार्ग स्तर के माध्यम से निचले ट्रैफिक स्तर से उच्च ट्रैफिक स्तर तक ऊर्जा का प्रवाह करते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में उत्पादकों के सभी हरे पौधे शामिल होते हैं और यह खाद्य श्रृंखला में प्रारंभिक चरण होता है। तो जो आपके हरे पौधे होते हैं ये खाद्य श्रृंखला का प्रारंभिक चरण होते हैं, इसलिए इसका आंसर सी वाला आपका सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? 1973, 1983, 1993 या फिर 1972? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कब शुरू किया गया था आपका? 1993 में। सी वाला आंसर इसका सही होगा। इसके बारे में कुछ और चीजें आप ध्यान रखें। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड से शुरू किया गया था। जिम कॉर्बेट के बारे में ऊपर हमने प्रश्न में बात की, जो कि आपका सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान था, तो वहीं से इसकी शुरुआत की गई थी। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष को जल वर्ष घोषित किया गया है? तो जल वर्ष कौन सा वर्ष घोषित किया गया था? 2010, 2005, 2006, 2007? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? 2007 को जल वर्ष के रूप में भारत सरकार के द्वारा घोषित किया गया था। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय अंतर्राष्ट्रीय रेडॉन परियोजना चलाता है? तो इनमें से कौन सा निकाय है जो अंतर्राष्ट्रीय रेडॉन परियोजना को चलाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक या फिर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? विश्व स्वास्थ्य संगठन ये अंतर्राष्ट्रीय रेडॉन परियोजना को चलाता है। इसके बारे में कुछ और चीजें आपको ध्यान रखनी है। अंतर्राष्ट्रीय रेडॉन परियोजना एक शोध पहल है जिसे 1980 के दशक में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा रेडॉन के संपर्क के स्वास्थ्य प्रभावों का परीक्षण करने और रेडॉन प्रेरित विकिरण से मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश विकसित करने के लिए शुरू किया गया था। तो इन सब बातों का भी आप ध्यान रखें। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, वन्य जीव जंतुओं और वनस्पतियों की लुप्त प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभी समय निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू हुआ था? 1965 में, 1975 में, 1985 या फिर 1995 में? तो ये कब लागू हुआ था आपका? इसका सही आंसर होगा आपका 1975। इसके बारे में कुछ और चीजें आप ध्यान रखेंगे। वन्य जीव जंतुओं और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिस पर सरकारों के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। यह 1975 में लागू हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? लंदन, घाना, अबुधाबी या फिर गुरुग्राम? तो इसका सही आंसर क्या होगा? गुरुग्राम, डी वाला। अंतर्राष्ट्रीय जो आपका सौर संगठन का मुख्यालय है ये भारत के गुरुग्राम में है। इसके बारे में कुछ और चीजें आपको ध्यान रखनी है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना कब की गई थी? 2015 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, कैक्टस को खालिस्तान कहा जाता है? हाइड्रोफाइट, मेसोफाइट, जीरोफाइट या फिर एपीफाइट? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? जीरोफाइट कैक्टस को कहा जाता है। इसका कारण क्या है? इसके बारे में कुछ और चीजें आप ध्यान रखें। कैक्टस एक मरुद्भिद है क्योंकि यह गर्म और शुष्क वातावरण में जीवित रहने में माहिर है, जिसके पत्ते कांटों के रूप में संशोधित होते हैं और इसमें सूखने वाले रंध्र होते हैं। मरुद्भिद ऐसे पौधे हैं जो कम पानी वाले वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूल होते हैं। तो जीरोफाइट को क्या कहा जाता है? मरुद्भिद। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है उसको क्या कहते हैं? हरिद्वार, देवप्रयाग, केदारनाथ या फिर रुद्रप्रयाग? इसका सही आंसर क्या होगा आपका? इसको देवप्रयाग कहा जाता है। इसके बारे में कुछ और चीजें आप ध्यान रखें। देवप्रयाग भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में एक शहर है जहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ मिलती हैं। तो ये कहाँ पर है आपका? उत्तराखंड राज्य में है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर स्पोर्ट्स से संबंधित पूछा गया है, 2023 तक किस देश ने सबसे अधिक बार एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है? तो एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का सबसे ज्यादा बार खिताब किसने जीता? वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, भारत या फिर इंग्लैंड? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। पिछले 2023 का जो वर्ल्ड कप जीता वो भी कौन था आपका? ऑस्ट्रेलिया था। इसके बारे में कुछ और चीजें आप ध्यान रखेंगे।
ऑस्ट्रेलिया ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप फाइनल में 2023 में भारत को हराकर छठी बार वनडे विश्व कप अपने नाम किया था। भारत ने टूर्नामेंट में लगातार 10 जीत दर्ज की और विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार मिला था, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया 6 बार विश्व कप जीत चुका है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, हाल ही में चर्चा में रही अस्त्र मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? जो आपकी अस्त्र मिसाइल एक कैसी मिसाइल है? हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, सतह से सतह पर मार करने वाली, हवा से सतह पर मार करने वाली, या पर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है आपकी अस्त्र मिसाइल। इसके बारे में कुछ और चीजें आप ध्यान रखेंगे। अस्त्र हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO भारत द्वारा विकसित किया गया है। यह हवा से हवा में मार करने वाला भारत द्वारा विकसित पहला प्रक्षेपास्त्र है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। भारत द्वारा विकसित एक पहला प्रक्षेपास्त्र है जो हवा से हवा में मार करेगा और DRDO के द्वारा इसे विकसित किया गया है। इसका नाम क्या है? अस्त्र। इसको भी आपको ध्यान रखना है। इन पर कई सारे प्रश्न यहाँ से आपके बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? शुक्र, नेपच्यून, बृहस्पति या फिर बुध? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? नेपच्यून सबसे ठंडा ग्रह है आपका। इसके बारे में कुछ और चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेपच्यून हमारे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। नेपच्यून हमारे सौरमंडल का 8वां ग्रह है और इसलिए यह सूर्य के सबसे दूर का ग्रह है। नेपच्यून सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। तो नेपच्यून सौरमंडल का 8वां और सूर्य का सबसे दूर का ग्रह है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, किस भारतीय को नासा इम्पैक्ट प्लैनेट अवार्ड 2023 मिला है? डॉक्टर सुजीत राय, अखिलेश टुटेजा, बालाजी श्रीनिवास या फिर उमेश सचदेव? तो इसका सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर सुजीत राय को यह अवार्ड दिया गया है। इसके बारे में कुछ और जानकारी आप ध्यान रखें। ब्रेन अलाइव के सह संस्थापक डॉक्टर सुजीत राय को जियो स्पेशलिस्ट AI फाउंडेशन मॉडल परियोजना में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए नासा इम्पैक्ट प्लैनेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? 2005 में, 2006 में, 2007 में, 2008 में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका गठन कब किया गया था? 2006 में। इसके बारे में कुछ और चीजें आप ध्यान रखेंगे। NCTA का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। हिंदी में क्या होता है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यह पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है जो 2006 में संशोधित वन्यजीव अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत किया गया था, तो इसको भी आप ध्यान रखें। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था आपका? 1972 में। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसके लिए PM10 और PM2.5 सैंपलर का उपयोग किया जाता है? खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए, मिलावटी पेट्रोल के लिए, पर्यावरण प्रदूषण या फिर ध्वनि प्रदूषण? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? पर्यावरण प्रदूषण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में कुछ और चीजें आप ध्यान रखेंगे। PM10 10 मिलीमीटर या उससे कम व्यास वाले कण पदार्थ हैं और PM2.5 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास वाले कण पदार्थ हैं। ये कण ईंधन के जलने और वातावरण में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं से बनते हैं जिसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण प्रदूषित होता है, तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे। कई बार इन पर क्वेश्चन पूछा जाता है। PM का फुल फॉर्म भी आपसे पूछते हैं। PM का फुल फॉर्म क्या होता है? पार्टिकुलेट मैटर। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। फुल फॉर्म वाला एक वीडियो मैंने बना दिया है जिसमें 80 से ज़्यादा पर्यावरण से संबंधित जो भी आपके शॉर्ट फॉर्म होते हैं उनसे फुल फॉर्म पर प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको जाकर आप देख सकते हैं। और फुल फॉर्म से संबंधित PDF भी मैंने सांदीपनि एकेडमी हटा एप्लीकेशन पर शेयर कर दी है, तो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके स्टडी मटेरियल में जाकर आप लोग उसे देख सकते हैं और भी इंपॉर्टेंट नोट्स वहां पर शेयर किए जाएंगे जिनसे एग्जाम में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, रेड प्लस कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रेड प्लस का फुल फॉर्म क्या होता है? इन सब पर मैं पिछली वीडियो में आपको जानकारी दे चुका हूँ। जो पर्यावरण से संबंधित फुल फॉर्म वाला वीडियो है उसको जाकर आप जरूर देखें। परमाणु अप्रसार संधि, जैव विविधता पर कन्वेंशन, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। तो रेड प्लस प्लस कार्यक्रम आपका किससे संबंधित है? ये जैव विविधता कन्वेंशन से संबंधित है, तो बी वाला आंसर आपका सही होगा। इसके बारे में कुछ और चीजें आप ध्यान रखेंगे। जैव विविधता पर अभी समय जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटकों की सतत उपयोग और अनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न लाभों के निष्पक्ष और न्याय बंटवारे के लिए एक बहुपक्षीय संधि है। इसका मसौदा 1992 में तैयार किया गया था, तो इसका सन भी आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, कागज किससे बना है? पॉलीथीन और कपास से, स्टार्च और सेल्यूलोज से, घास और बांस से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? घास और बांस से। भारत में कागज बनाने के लिए बांस और सबई घास का इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन सी घास है आपकी? सबई घास।
अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन का उदाहरण है? तेल, प्राकृतिक गैस, बायोमास या फिर कोयला। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? बायोमास क्या होता है आपका? नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन का उदाहरण है। इसके बारे में कुछ और चीजें आप ध्यान रखें। नवीकरणीय ऊर्जा का तात्पर्य नवीकरणीय संसाधनों के माध्यम से ऊर्जा के प्रावधान से है, जो उपयोग किए जाने पर स्वाभाविक रूप से तेजी से पुनः प्राप्ति की जा सके। इसमें सूर्य का प्रकाश, हवा, बायोमास, बारिश, ज्वार, लहरें और भूतापीय ऊर्जा शामिल हैं। तो आप इनको ध्यान रखेंगे। नवीकरणीय संसाधन आपके कौन से होते हैं? जैसे सूर्य का प्रकाश है, हवा है, बायोमास है, बारिश है, या फिर जिनको पुनः प्राप्त किया जा सके, ऐसे संसाधन आपके क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय संसाधन। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, हेलियोफाइट्स शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सूर्य को पसंद करने वाले पौधे, छाया को पसंद करने वाले पौधे, या फिर खारे पानी वाले पौधे होते हैं जो उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सूर्य को पसंद करने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? आपके हेलियोफाइट्स कहलाते हैं। इसके बारे में कुछ और चीजें आप ध्यान रखेंगे, इन पर भी प्रश्न आगे आपके बन जाते हैं। हेलियोफाइट्स सूर्य से प्यार करने वाले पौधे हैं। ये वे पौधे हैं जिन्हें अपने विकास के लिए सूर्य के पूर्ण संपर्क की आवश्यकता होती है। उदाहरण यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तमाम उदाहरण आपको दिए गए हैं। अधिकांश गुलाब के पौधे आपके क्या होते हैं? हेलियोफाइट्स होते हैं, जो सूर्य पर पूरी तरह निर्भर हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को ISO प्रमाणन दिया जाता है, जिसे ISO कहा जाता है। तो जो पर्यावरण अनुकूल उत्पाद हैं उनको ISO प्रमाणन दिया जाता है। जैसे आपने कई ISO प्रमाणन देखे होंगे। तो पर्यावरण के संबंध में जो ISO प्रमाणन दिया जाता है ये 14,000 से आपका संबंधित है। अगर आप यहाँ पर देखें, ISO 14,000 मानकों का एक सेट है जो दुनिया भर की कंपनियों को पर्यावरण पर उनके प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में मदद करने के लिए बनाया गया है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये आपका पर्यावरण से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, संविधान में पर्यावरण संरक्षण के प्रावधान किसके तहत किए गए थे? अनुच्छेद 5A, अनुच्छेद 21B, अनुच्छेद 27BH, अनुच्छेद 48A और अनुच्छेद 51AG। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी वाला, अनुच्छेद 48A और अनुच्छेद 51AG के तहत इनका प्रावधान किया गया था। अब इसमें क्या प्रावधान किए गए थे? संविधान के अनुच्छेद 48A में कहा गया है कि राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा करने और देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। 51AG में क्या कहा गया है? हर नागरिक को पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। इसके साथ ही नागरिकों को वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन की रक्षा और सुधार करने के लिए बाध्य किया गया है। तो ये दोनों अनुच्छेदों में प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, CPCB का फुल फॉर्म क्या होता है या फिर इसका मतलब क्या होता है? केंद्रीय बोर्ड द्वारा नियंत्रण रोकथाम, केंद्रीय ब्यूरो द्वारा प्रदूषण पर नियंत्रण, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? इसका फुल फॉर्म होता है आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इसके बारे में कुछ और चीजें आप ध्यान रखेंगे। CPCB का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। हिंदी में क्या होता है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। एक वैधानिक संगठन है जिसका गठन जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत सितंबर 1974 में किया गया था। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कब बनाया गया था? आपका 1974 में। इस पर भी प्रश्न आपके आगे बन जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, भारत का सबसे विस्तृत मृदा आवरण है, तो सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर दलदली मिट्टी। तो भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है आपकी? ये है आपकी जलोढ़ मिट्टी। इसके बारे में कुछ और चीजें आप ध्यान रखेंगे। जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे बड़ा मिट्टी समूह है जो कुल भूमि सतह का 80% हिस्सा बनाती है। यह नदियों द्वारा लाई गई गाद के जमाव से प्राप्त होती है और पंजाब से असम घाटी तक महान उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी आमतौर पर उपजाऊ होती है, लेकिन उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है और फास्फोरस की अधिकता होती है। तो इन सबको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, किसी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता दर्शाती है। तो भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता क्या दर्शाती है? क्षेत्र की प्रमुख प्रजातियों में मौजूद आनुवंशिक विविधता, क्षेत्र में पाई जाने वाली लुप्तप्राय प्रजातियां, इस क्षेत्र की स्थानिक प्रजातियां, या फिर क्षेत्र में रहने वाले जीवों में विविधता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्षेत्र में रहने वाले जीवों में विविधता भौगोलिक स्थिति की जैव विविधता यहाँ पर दर्शाती है। किसी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता उस क्षेत्र में रहने वाले जीवों की विविधता को दर्शाती है। तो उस संबंधित क्षेत्र में जितने भी आपके जीव हैं उन सब की विविधता को दर्शाती है क्या? भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, समान शारीरिक विशेषताओं वाली अनुवांशिक रूप से भिन्न जनसंख्या को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र, समुदाय, एकैट्स या फिर इकोटाइप। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इकोटाइप के नाम से इसे जाना जाता है, जिनकी सेम टाइप क्वालिटी होती है। यहाँ पर एक चीज और आप ध्यान रखें,
इकोटाइप एक ऐसी प्रजाति है जो किसी विशेष आवास में रहने के लिए अनुकूल होती है। यह प्रजाति विशेष आवास में जीवित रहने के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित होती है। तो इन सब चीज़ों को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला और लास्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक ताजमहल का रंग पीला करने के लिए जिम्मेदार है। तो ताजमहल का रंग जो पीला हो रहा है इसके लिए कौन सा कारक यहाँ पर जिम्मेदार है? गंधक, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लोरीन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? सल्फर डाइऑक्साइड। इसके बारे में कुछ और जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है। आगरा में स्थित सफेद संगमरमर से बने स्मारक ताजमहल का पीलापन मुख्य रूप से वायु प्रदूषण के कारण होता है। मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है। तो ये वायु प्रदूषण के कारण होता है, लेकिन वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड के कारण इसका रंग हल्का सा पीला हो रहा है। ताजमहल आपका कहाँ पर स्थित है? आगरा में है। इसके बारे में आप सभी को जानकारी होगी। तो ये थे आज के टॉप इंपोर्टेंट 30 प्रश्न जिनके एग्जाम में आने की संभावना है। इसी प्रकार के अगर आप और प्रश्न चाहते हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। एमपीटेट वर्ग 3 पर्यावरण अध्ययन के नाम से प्लेलिस्ट है। उसमें इसके पहले मैं 7 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा चुका हूँ। उसमें कई सारे प्रश्न आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनके 100% एग्जाम में आने की संभावना है। या तो प्रश्न से संबंधित कोई प्रश्न आपका बन सकता है तो उनको भी आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर इसी प्रकार के और क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो संदीपनी एकेडमी हटा एप्लीकेशन पर एमपीटेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है। आप उसे लगा सकते हैं। एग्जाम के लेवल की टेस्ट सीरीज वहां पर आपकी रखी गई है। जैसा कि यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, अच्छे खासे लेवल के आपके क्वेश्चन होंगे जिनके एग्जाम में आने की संभावना है। पुराने पेपर उठाकर आप देख सकते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन वहां पर आपको देखने मिलेंगे। टेस्ट सीरीज में आपको सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ टेस्ट दोनों प्रकार के टेस्ट मिलेंगे। तो आप लोग एप्लीकेशन पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर उसे डाउनलोड आप जरूर करें। तो चलिए आगे अगर आप ऐसे वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके।